फिक्र आपकी, प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने G20 देशों को संबोधित किया और अपने संबोधन में अफगानिस्तान की स्थिति पर चिंता जताई। आज हम आपको बताएंगे आतंक इस समय कैसे ग्लोबल टेंशन की वजह है और इसमें भारत की भूमिका क्या हो सकती है। भारत की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आतंक से इस वक्त भी भारत सर्वाधिक पीड़ित देशों में से एक है। आज दिल्ली में एक पाकिस्तानी दहशतगर्द पकड़ा गया और आपके लिए आज ये जानना जरूरी है कि हमारे सुरक्षा बलों ने कितनी बड़ी आतंकी वारदात होने से बचा लिया है। आज हम एक और फिक्र का विश्लेषण करेंगे। फिक्र यह है कि जिस वक्त LAC पर चीन ने आंखें दिखानी शुरू की, ठीक उसी वक्त अचानक आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी क्यों हुई। इस वक्त कश्मीर में चल रहे एनकाउंटर की टाइमलाइन से हम समझेंगे कि यह महज संयोग है बल्कि एक नया प्रयोग है। आज के लूट घर में दिल्ली के करीब में हुए बायर्स के साथ अंधेर करती दिखाएंगे। शाबेरी में एक दशक में एक अवैध टाउनशिप ही खड़ी हो गई, लेकिन हमारी पड़ताल कहती है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश की कड़ियां जुड़ती दिख रही हैं। बिल्डर, प्रशासन और अथॉरिटी का ये पूरा खेल आपको समझाएंगे। आज सबसे पहले फिक्र मानवाधिकार की, क्योंकि देश में आए दिन मानवाधिकार को लेकर बहस छिड़ती है। ह्यूमन राइट्स को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश होती है। इस पर नैरेटिव सेट करने के लिए मिशन तक चलाया जाता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसी मुद्दे पर फिक्र जताई है। विपक्ष पर तंज कसा है। दरअसल PM मोदी ने आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। NHRC के इस प्रोग्राम में PM मोदी ने अपने संबोधन में बिना किसी का नाम लिए विरोधियों पर निशाना साधा। कहा कि मानवाधिकार की कुछ व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने हितों को देखकर करते हैं और वो लोग मानवाधिकार के नाम पर देश की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे। मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी मानवाधिकार को लेकर अक्सर हाय तौबा मची रहती है और इस वक्त ह्यूमन राइट्स की सबसे बड़ी फिक्र अफगानिस्तान को लेकर है, जहां तालिबानी हुकूमत में आवाम के अधिकार छीनने जा रहे हैं। अमन चैन खत्म होता जा रहा है, जिसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। अफगानिस्तान से पलायन की ये ताज़ा तस्वीर ईरान अफगान सीमा की है, जहां तालिबानी हुकूमत से हताश हजारों अफगानी नागरिक देश से पलायन करने को बेताब हैं। घर परिवार समेत ये लोग कई दिनों से इस इंतजार में बैठे हैं कि बॉर्डर का गेट जल्द से जल्द खोला जाए और ये ईरान में दाखिल हो। वाकई अफगानिस्तान का संकट जो है, उसकी जो फिक्र है, वो विश्व बिरादरी में बड़ी होती जा रही है। इसीलिए आज अफगानिस्तान के मुद्दे पर G20 देशों की वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में PM ने भारत अफगान संबंधों पर जोर दिया। भूख कुपोषण से जूझ रहे अफगान नागरिकों को लेकर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अफगान लोगों की स्थिति से हर भारतीय दुखी है। अफगानिस्तान की धरती आतंक और कट्टरता का केंद्र न बने। PM ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में समावेशी सरकार की जरूरत है और अफगानिस्तान के लोगों तक मदद की तत्काल आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की इस मीटिंग का आयोजन करने के लिए इटली का शुक्रिया भी अदा किया, क्योंकि ये बैठक भारत, अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और तालिबान हुकूमत में अपनी खिचड़ी पका रहे मुल्कों के लिए कड़ी चेतावनी भी। अफगानिस्तान की ये तस्वीरें पूरे विश्व के लिए चिंता का सबब बन गई, क्योंकि तालिबान राज में महिलाओं से हक और हुकूक छिन गया, आवाम से अमन छिन गया,
छात्राओं से पढ़ाई लिखाई छिन गई और युवाओं से रोजी रोटी छिन गई। आलम यह है कि काबुल से कांधार तक सड़क किनारे सेकंड हैंड सामान बेचे जा रहे हैं। लोग पेट भरने के लिए अपना एसी, फ्रिज, सोफा, पलंग सब कुछ बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग गरीबी और भूखमरी के कारण अपने बच्चों को भी बेचने पर मजबूर हैं। कोई एक बच्चे के इलाज के लिए अपने दूसरे बच्चे को बेच रहा है तो कोई 2 जून की रोटी के लिए। यूएन पहले ही अफगानिस्तान में भूखमरी से लोगों के मरने की घोषणा कर चुका है। वाकई ये अफगानिस्तान का दुखद दृश्य है, क्योंकि वहां काम धंधे तकरीबन बंद हो चुके हैं। जीडीपी का बुरा हाल है। अफगानिस्तान की संपत्ति पहले से विदेशी संस्थाओं और अमेरिका ने फ्रीज कर दी है, जिसके कारण तालिबानी हुकूमत तिलमिला रही है और इस संकट के समाधान के लिए ही कतर की राजधानी दोहा में 9 और 10 अक्टूबर को अमेरिका और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई, जिसमें आतंकवाद, विदेशी नागरिकों और महिलाओं की सुरक्षा समेत राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में तालिबान ने अमेरिका से केंद्रीय बैंक के भंडार पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की। तालिबान ने दलील दी कि अगर प्रतिबंध हटाया जाता है तो वो पैसा देश के विकास के काम आएगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक में करीब $9.5 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है। इसलिए इस मीटिंग में तालिबान के तेवर सख्त दिखे। हालांकि अमेरिका का कहना है कि वो तालिबानी सरकार को मान्यता दिए बिना अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। इसके अलावा अमेरिका ने यह भी कहा है कि तालिबान को उसके बयानों से नहीं बल्कि काम से आंका जाएगा। वहीं तालिबान के कार्यकारी विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वो अफगानिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश ना करें। अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखना सभी के लिए फायदे का सौदा होगा। इस बीच तालिबान के दोस्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान आया है। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल मिडिल ईस्ट आई को दिए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका खुद पर काबू करे, नहीं तो अफगानिस्तान का पतन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो अफगानिस्तान चरमपंथियों का गढ़ बन जाएगा। मतलब एक तरफ पाकिस्तान ने तालिबान को उकसाकर उसे आतंकी मदद देकर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा करवाया, तालिबान सरकार का गठन करवाया, और जब तालिबानी हुकूमत में अफगानिस्तान भुखमरी के कगार पर खड़ा हुआ तो पाकिस्तान हाय तौबा मचा रहा है। विश्व बिरादरी के सामने अफगानिस्तान के नाम पर नई चाल चल रहा है। दरअसल तालिबान को लेकर पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान के बहाने पाकिस्तान अपने आका चीन को खुश करना चाहता है, चीन को एक नया मार्केट देना चाहता है, वहीं दूसरी ओर तालिबानी हुकूमत पर खुद का नियंत्रण रखना चाहता है ताकि पाकिस्तानी आतंकियों को भी अफगानिस्तान में खपाया जा सके। अब यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि अब तक विश्व के कौन कौन से देश तालिबानी हुकूमत के साथ खड़े हैं या उन्हें मान्यता दे चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान, चीन और कतर तालिबान का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इन तीनों देशों ने भी दुनिया के सामने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी। दोहा वार्ता के बाद अमेरिका ने 2-2 कह दिया है कि वो तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देगा। इसके अलावा फ्रांस, इटली, कनाडा, यूके, यहां तक कि रूस भी तालिबानी हुकूमत को मान्यता देने को लेकर साफ इनकार कर चुका है। इसीलिए तालिबान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पाने के ये छटपटा रहा है और इसके लिए चीन की शह पर पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है। यानी भारत के दोनों ही दुश्मन मुल्क चीन और पाकिस्तान तालिबान को समर्थन देकर अपने हित साधने में जुटे हैं, जिसको लेकर आज देश के प्रधान ने G20 के मंच से एक बहुत कड़ा मैसेज दिया है। फिक्र हिंदुस्तान में बढ़ती आतंकी साजिश की, जो फेस्टिव सीजन में पूरे देश को धमाके से दहलाना चाहते हैं, लेकिन आतंकियों की हिट लिस्ट में टॉप पर राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में आतंकी हमले का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर आतंकी कई बड़े बाजार को निशाना बना सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले मार्केट में ID ब्लास्ट की साजिश रची जा सकती है। प्लास्टिक लंच बॉक्स के जरिए धमाके हो सकते हैं। आतंकी हमले का इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना खुद टॉप ऑफिसर्स के साथ राजधानी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खतरे को देखते हुए कई निर्देश जारी किए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई है। फील्ड में पुलिस तैनाती बढ़ी है। रात में गश्त बढ़ाई गई है। साइबर कैफे, केमिकल शॉप में विशेष निगरानी की जा रही है। पार्किंग, कबाड़ और कार डीलर्स की सघन जांच हो रही है। किराएदारों के सत्यापन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। गैंगस्टर बदमाशों को पकड़ने की कार्रवाई तेज हुई है। पुलिस की आंख कान योजना का दायरा बढ़ाया गया। दिल्ली पुलिस हर पल अलर्ट है और राजधानी में हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। लिहाजा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी भी मिली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी के पास से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। इस आतंकी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत पर हमले के लिए तैयार किया था। नाम मोहम्मद अशरफ अली, उम्र 42 साल, पता पंजाब पाकिस्तान, मंसूबा हिंदुस्तान को दहलाना। अगर ये पाकिस्तानी आतंकी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे नहीं चढ़ता तो देश में कोई बड़ा धमाका होना तय था। पाकिस्तान का रहने वाला मोहम्मद अशरफ नवरात्र और पर्व के मौके पर हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में आतंक की साजिश को अंजाम देने के फिराक में था। सबसे पहले ये आतंकी दिल्ली के गढ़ में रहकर बड़ा धमाका करने की साजिश रच रहा था। क्या फेस्टिव सीजन इसके टारगेट पर थे? हाँ बिल्कुल, चूंकि फेस्टिव सीजन के आसपास ही ये वेपन्स आए हैं तो हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं, मतलब इन्फर कर सकते हैं कि ये उसी के लिए थे। आतंकी अशरफ की निशानदेही पर ही स्पेशल सेल ने कालिंदी कुंज इलाके के यमुना घाट से हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है। बालू में दबे AK-47 बरामद किए हैं। आतंकी से बरामद हथियारों की लिस्ट AK-47 तक ही नहीं सिमटी है, बड़ी लंबी है। पुलिस का दावा है कि एक AK-47, हैंड ग्रेनेड, 60 जिंदा कारतूस, एक पिस्टल, फेक ID, 2 मोबाइल फोन और भारतीय पासपोर्ट जब्त किए गए। दक्षिणी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना का जो तट है उसमें ये जो रेत आप देख रहे हैं, इसी रेत के नीचे से उसकी निशानदेही पे AK-47, एक मैगजीन, एक पिस्टल, तकरीबन 50 राउंड से ज्यादा गोलियां और कुछ कैश स्पेशल सेल ने बरामद किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पिछले 1 महीने से आतंकी अशरफ अली को ट्रैक कर रही थी। जांच के दौरान पता चला कि अशरफ अली लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क इलाके में रह रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तुरंत जाल बिछाया और सुरक्षा एजेंसियों ने उसे धर दबोचा। रमेश पार्क इलाके की गली नंबर 10 से पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ उर्फ अली पकड़ा गया। इस वक्त मैं पूर्वी दिल्ली के रमेश पार्क इलाके के गली नंबर 10 में मौजूद हूँ। ये लक्ष्मी नगर के पास का इलाका है और इस इलाके में ही कल दिल्ली पुलिस ने रात में 9:20 पर पाकिस्तानी मूल के एक आतंकी अफसर अली नूर को पकड़ा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। शुरुआती पूछताछ में ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी अशरफ की पूरी जन्म कुंडली खंगाल ली, जिससे आतंक के तार पाकिस्तान और ISI से जुड़ गए हैं। खुलासा हुआ है कि आतंकी अशरफ पाकिस्तान में अपने ISI हैंडलर नासिर के संपर्क में था, जो इसे लगातार इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। उसने ही टेरर टास्क दिया, वेपन और हवाला के जरिए पैसा भी मुहैया कराया। अब आतंकी अशरफ का मकसद लोन वुल्फ अटैक को अंजाम देना था। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार अपने आका नासिर से निर्देश मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गया। अशरफ अली के मोबाइल फोन से ISI के कुछ और अधिकारियों के नंबर भी मिले हैं, जिनके वो लगातार संपर्क में था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक आतंकी अशरफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवल जिले का रहने वाला है। करीब 15 साल पहले पाकिस्तान से बांग्लादेश होते हुए सिलीगुड़ी के रास्ते हिंदुस्तान आया। पहले बिहार में रहकर इसने एक फर्जी पहचान पत्र बनवाया। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। फर्जी ID कार्ड बनवाने के लिए ही भारतीय महिला से शादी की।
आईडी कार्ड बनते ही गाजियाबाद के वैशाली की रहने वाली महिला को शादी के कुछ महीनों बाद छोड़ भी दिया। फर्जी आईडी के आधार पर नूरी भारतीय पासपोर्ट बनवाने में कामयाब रहा। इसके पास से पुलिस ने तमाम अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं जो कि फर्जी हैं। फर्जी पते पर इसने अपना वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनवाया, बल्कि जबकि इसके पास एक पासपोर्ट भी था। जो पासपोर्ट बना वो कहीं और का नहीं बल्कि दिल्ली के तुर्कमान गेट के पते पर बनवाया गया पासपोर्ट था। फर्जी भारतीय पासपोर्ट के आधार पर दो बार सऊदी अरब और थाईलैंड गया, लेकिन दिल्ली में वो गिरफ्तारी से पहले शास्त्री नगर में रह रहा था। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने कई घंटों की मेहनत के बाद शास्त्री नगर के आराम पार्क के उस घर को खोज निकाला जहां आतंकी रहता था। दिल्ली के आराम पार्क की ये वही गली है जहां पर वो लगभग 12 साल पहले रहता था। आराम पार्क का ये जो घर है, यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि लगभग 12 साल पहले वो यहाँ पे आया था और इस घर में ऊपर वो किराए के मकान में रहता था। मोहम्मद अशरफ अपनी असली पहचान छुपाने के लिए अपने आप को पीर मौलाना बताता था और दिल्ली के आसपास पीर बाबा का काम करता था। ये अपने आप को पीर मौलाना क्लेम करता था। कुरान की पवित्र आयतें ये पढ़ के लोगों को ठीक करने का दावा किया करता था और इसके कारण इसके बहुत सारे फॉलोअर्स भी थे। आतंकी अशरफ ने आईएसआई के इशारे पर जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में धमाके को अंजाम भी दिया। फिलहाल वो राजधानी में स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। अब इस मॉड्यूल के बेनकाब होने के बाद देश भर की टीम हाई अलर्ट पर है। आने वाले फेस्टिवल सीजन को देखते हुए आतंकी साजिश को मुंहतोड़ जवाब देने की रणनीति तैयार हो रही है। पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी सिर्फ दिल्ली को दहलाने की फिराक में नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि आतंकी फेस्टिव सीजन में कश्मीर में भी बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। आखिर कश्मीर के लिए क्या नापाक मंसूबा बनाया गया है और कैसे उसे नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय एजेंसियों ने प्लान तैयार किया है, ये रिपोर्ट देखें। कश्मीर में ईद से पहले बड़ी साजिश का अलर्ट। आतंकियों का दंगा प्लान होगा नाकाम, स्पेशल ऑपरेशन ऑन। कश्मीर में नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठन अपना नाम, निशाना और तरीका सब बदलकर एक बार फिर सिर उठाने की कोशिश में है। लगातार नापाक मंसूबे बना रहे हैं और उनमें से ही एक खतरनाक प्लान का खुलासा हुआ है। अगले हफ्ते ईद मिलाद उन नबी है। सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक आतंकी उससे पहले किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों ने कश्मीर में दंगे कराने की साजिश रची है और माहौल बिगाड़ने के लिए आतंकी मंदिरों और गुरुद्वारों पर हमले का प्लान बना रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की कोशिश है कि वो कश्मीर में वही माहौल दोबारा से बना दे जो बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद बना था और उसके बाद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यह साबित कर दे कि कश्मीर में शांति नहीं, अशांति फैली हुई है। बीते दिनों एक के बाद एक आम लोगों की टारगेट किलिंग इस बड़ी साजिश का हिस्सा थी। आतंकियों की साजिश पूरी तरह परवान चढ़े उससे पहले ही उसे नाकाम करने के लिए केंद्र की ओर से स्पेशल टीम भेजी गई, जिसका मकसद है कश्मीर में OGW यानी आतंकियों के स्थानीय मददगार और आतंकियों के बीच बने नए नेक्सस को तोड़ना। इस स्पेशल टीम में 2 अफसर IB के, 2 रॉ के अफसर और 1 NIA का अफसर भी है। स्पेशल ऑफिसर्स कश्मीर में है जो न सिर्फ OGWs और आतंकियों के बीच के नेटवर्क को तोड़ रहे हैं बल्कि ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से मिनॉरिटीज को टारगेट करने का जो नया प्लान तैयार किया है उसको रोका जा सके और उन आतंकियों को न्यूट्रलाइज भी किया जा सके। ये स्पेशल टीम सेना और पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। कश्मीर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है, पूछताछ कर रही है। टेक्निकल इक्विपमेंट्स के जरिए आतंकियों की लोकेशंस, मूवमेंट की जानकारी जुटा रही है। बड़ी तादाद में फोन इंटरसेप्ट किए गए हैं जिनसे अहम सुराग मिलने की खबर है।
सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। दिन रात सरहद पार रची जा रही हर साजिशों और उसमें शामिल आतंकियों को नेस्तनाबूद करने में जुटे हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार ऑपरेशन ऑल आउट को जारी रखे हुए हैं ताकि हिंदुस्तान के दुश्मन जो नापाक ख्वाब देख रहे हैं वो कभी पूरा ना हो। बीते 24 घंटे में कश्मीर के शोपियां में लश्कर के 5 आतंकियों का सफाया हो चुका है और राजौरी में करीब 40 घंटे से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गुजारिश करन कि तुम नेबर सरेंडर करियो। फायरिंग और धमाके की आवाज पाकिस्तान बॉर्डर से सटे उस इलाके से आ रही है जहां पहाड़ियों और जंगल की आड़ में आतंकी छुपे हुए हैं। ये वही इलाका है जहां सोमवार को आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में एक जेसीओ और 4 सैनिक शहीद हो गए थे। इस समय मैं बंगाई के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर ये देखिए, ये जो धुआं उड़ रहा है यहीं पर एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। जहाँ धुआं उड़ता हुआ आपको टीवी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ जो है शुरू हो चुकी है। कल देर रात ये कहा गया था कि इसी इलाके में आतंकी जो है छुपे हुए हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि 4 से 5 आतंकी जो है इस घने जंगल के बीच छुपे हुए हैं, लेकिन इस पूरे जंगल को भारतीय सेना ने सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया हुआ है। पूरे इलाके को कॉर्डन कर रखा है। आतंकियों की संख्या कितनी है इस बारे में पुख्ता तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये बात तय है कि सुरक्षा बलों के घेरे से आतंकियों का बचकर निकलना नामुमकिन है। शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। एक पार्टी के ऊपर टेररिस्ट ने अटैक किया था जो उस कॉर्डन एंड सर्च का हिस्सा थी, जिसमें हमारे आर्मी जवान जो है वो शहीद हुए। उसके बाद दोबारा एक लोकेशन में टेररिस्ट के साथ कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ और यहाँ पे अटैक हुआ है। ये एक ही इलाका जो है उसकी चेन में आते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ऑपरेशन भी मटेरियलाइज जल्द से जल्द हो जाएगा। इधर राजौरी में आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन चलाया गया, तो उधर शोपिया में बेकसूर आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाया गया। शोपिया में बीते 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 2 बड़े सर्च ऑपरेशन चलाए। आतंकियों को घेरकर पहले सरेंडर की अपील की, लेकिन जब आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी तो मार गिराए गए। गुजारिश करन डीएसपी इमाम साहब ये तो गुजारिश करन कि तुम नेबर सरेंडर करियो। मारे गए सभी आतंकी लश्कर तैयबा के हैं। पहली मुठभेड़ शोपिया के तुलरान इलाके में हुई, जिसमें शोपिया का रहने वाला दानिश हुसैन डार, पहली पोरा का रहने वाला यावर हुसैन नायक और गांदरबल का रहने वाला मुख्तार अहमद शाह ढेर हो गया। दूसरी मुठभेड़ फेरीपोरा इलाके में हुई, जिसमें शोपिया का ही रहने वाला उबैद अहमद डार और ब्रारीपोरा का रहने वाला खुबैब अहमद नेंगरू मारा गया। इनमें मुख्तार अहमद शाह नाम का आतंकी श्रीनगर में एक रेहड़ी वाले की हत्या में शामिल था। हत्या करने के बाद मुख्तार शोपिया में जाकर छुप गया था। एक ओर सुरक्षा बल आतंकियों का लगातार सफाया कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनकी चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि घाटी में हाइब्रिड टेररिस्ट सक्रिय हो गए हैं, यानी आस्तीन के सांपों की नई नस्ल जो छिप छिप कर कश्मीरियत पर वार कर रहे हैं, जिन्हें ट्रेस करना बेहद मुश्किल होता है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सुरक्षा बलों के पास इनका कोई पिछला रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ऐसे आतंकी सिर्फ एक हमले में इस्तेमाल होते हैं। आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद रोजमर्रा के काम में लग जाते हैं। इस सब में उनकी मदद करते हैं OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिन्हें आसान शब्दों में आतंकियों का स्थानीय मददगार कहा जाता है, जिन पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार शिकंजा कस रही हैं। कश्मीर घाटी में NIA ने आज 16 जगहों पर छापेमारी की है ताकि आतंकियों और उनके मददगारों का नेक्सस तोड़ा जा सके। इस बीच खबर आई है कि CBI ने जम्मू कश्मीर के LG के पूर्व सलाहकार बसीर अहमद खान के घर पर छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक मामला फेक गन लाइसेंस का है।
हालांकि अभी तक बशीर खान जो पूर्व सलाहकार थे उनकी तरफ से भी कोई भी स्पष्ट बयान नहीं आया है कि आखिर ये छापेमारी किसको लेकर थी। लेकिन जहां तक सूत्रों का कहना है, सीबीआई समेत जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम्स आज सुबह यहां पहुंची और पूर्व सलाहकार बशीर खान से पूछताछ की गई और फेक गन लाइसेंस के बारे में जो है ये पूछताछ की गई। मेरा जमा TV 9 भारतवर्ष, श्रीनगर। कश्मीर में जिस तरह हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है उसमें 100% पाकिस्तान का ही हाथ है। लेकिन क्या उसमें चीन भी साथ है? ये सवाल इसलिए क्योंकि चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ के बारे में सब जानते हैं, लेकिन जिस तरह इस महीने अचानक कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ी उसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत और चीन के बीच LAC विवाद को लेकर 10 अक्टूबर को 13वें दौर की सैन्य वार्ता हुई थी, लेकिन उससे पहले ही LOC पर हलचल तेज हो गई है। कश्मीर में आतंकी वारदातें बढ़ गई थीं। सिर्फ 9 दिन में आतंकियों ने 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और वार्ता के अगले दिन यानी 11 अक्टूबर को पुंछ में आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। इस संयोग पर शक बेवजह नहीं है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान लगातार भारत को LAC से LOC तक डबल फ्रंट पर घेरने में जुटे हुए हैं और इसके लिए चीन की ओर से पाकिस्तान की मदद की चंद दिनों पहले जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को बड़े स्तर पर ड्रोन दिए। ये मामूली ड्रोन नहीं है, ये 350 किलो पेलोड की क्षमता वाले ड्रोन हथियारों से लैस है। उन ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए चीनी सैनिक पाकिस्तानी फौजियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और ऐसे ही ड्रोन के जरिए पाकिस्तान कश्मीर से लेकर पंजाब तक हथियार ड्रॉप कर रहा है, जिनसे उन आतंकियों की मदद हो रही है, जिनकी सप्लाई लाइन बहुत ज्यादा। LAC पर चीन की सेना और उसकी साजिशें फिर एक्टिव हो गई हैं। एक बार फिर LAC के पास PLA के जवान जंगी रिहर्सल कर रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है जब LAC पर भारत चीन के बीच तनाव फिर बढ़ने लगा है। दस अक्टूबर को भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की 13वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। अगले ही दिन चीन की ओर से LAC के करीब युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया गया और जिनपिंग के भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत को खुलेआम युद्ध और उसमें हराने की धमकी भी दे डाली। साफ है कि चीन LAC पर तनाव बढ़ाने पर आमादा है और उसके इसी रुख के बाद एक बार फिर कैलाश रेंज से भारतीय जवानों की हटने की चर्चा शुरू हो गई है। पिछले साल 29 और 30 अगस्त को भारतीय सैनिकों को कैलाश रेंज हाइट्स पर कब्जा करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी, जिससे चीनी फौज के होश फाख्ता हो गए थे। कैलाश रेंज हाइट्स पर भारतीय कब्जे से चीन इतना परेशान था कि 6ठे और 7वें दौर की सैन्य वार्ताओं के दौरान चीन कैलाश रेंज को खाली करने का मुद्दा ही उठाता रहा। दोनों देशों में सहमति बनने के बाद भारत ने अपनी सेनाओं को पीछे कर लिया और चीन ने भी अपनी सेनाओं को पीछे कर लिया। माना जाता है कि चीन ने ये सारी साजिश इसलिए रची क्योंकि चीन जानता था कि भारत अब सबसे मजबूत टैक्टिकल पोजीशन पर है। दरअसल कैलाश रेंज एक ऐसा इलाका है जहां से 1959 क्लेम लाइन गुजरती है, जो भारत को चीन पर बड़ी रणनीतिक बढ़त देती है। 1962 के युद्ध में भी दोनों सेनाओं ने इस पर कब्जे की लड़ाई लड़ी थी। भारत को 1962 युद्ध के बाद से पहली बार यहां पर अपना कब्जा जमाने में सफलता मिली थी। दरअसल चुशूल के नॉर्थ में पड़ता है पैंगोंगसो यानी फिंगर एरिया और साउथ में पड़ता है कैलाश रेंजेस। कैलाश रेंजेस की सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी हाइट्स को अगर कोई सेना कैप्चर कर लेती है या बन जाती है तो पूरे चुशूल बोल को ना सिर्फ देख पाएगी बल्कि डोमिनेट भी कर पाएगी। कैलाश रेंज की अहम चोटियों पर कब्जा होने की वजह से चीन भारी दबाव में आ गया था। बताया जा रहा है कि कैलाश रेंज खाली करने की शर्त पर चीनी सैनिक फिंगर एरिया में पीछे गए थे और अब चीन फिर से अकड़ दिखाने लगा है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत के पास कैलाश रेंजेस से पीछे हटने के बाद और दूसरे डोमिनेटिंग पोजीशंस नहीं है। दरअसल ईस्टर्न लद्दाख की कई पोजीशंस ऐसी हैं जहां पर भारतीय सेना बहुत ज़्यादा मजबूत भी है और डोमिनेटिंग पोजीशंस पर भी है।
और चीन के लिए सबसे बड़ा सरदर्द यही पॉइंट्स या फिर यही हाइट्स बने हुए हैं। LAC पर हमारी सेना न सिर्फ अहम पोजीशन पर डटी हुई है, बल्कि सख्त और सर्द मौसम के साथ साथ चीन की चालबाजी से निपटने के लिए भी मुकम्मल तैयारी कर रखी है। सरहद पर जरा सी भी जुर्रत चीन को बहुत भारी पड़ सकती है। और अब हमारी खास सीरीज लूटखा। ये रिपोर्ट है ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव की। यहां अथॉरिटी के बाबुओं ने अपनी जमीन पर बिल्डिंग्स खड़ी होते हुए देख आंखें मूंद ली। प्रशासन ने रजिस्ट्री करा कर खूब पैसा कमाया। हजारों फ्लैट बेचकर बिल्डर भाग गया और एक हादसे से पता चला कि ये तो पूरा घपला है, क्योंकि पूरी टाउनशिप ही अवैध है। यानी यहां भी लाखों रुपए लूटकर बायस की जिंदगी फंस गई है। इस रिपोर्ट को आप जरा गौर से देखिए, क्योंकि यहां सवाल सरकार और सरकारी मशीनरी पर भरोसे का है, जिनसे देश को जवाब मांगना जरूरी है। आज की हमारी लूट घर की कहानी इस सार्वजनिक सूचना बोर्ड से शुरू होती है, जिसमें 5 सूचनाएं हैं। पहला, शाहबेरी गांव की ये जमीन अथॉरिटी की है। दूसरा, इसका मतलब हुआ कि यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता। तीसरा, ये जमीन 2013-14 में ही अधिसूचित की जा चुकी है। चौथा, यहाँ पर बनी इमारतें अवैध के साथ साथ असुरक्षित भी हैं। और पांचवा, यहाँ पर ना तो कोई फ्लैट खरीद सकता है, ना ही निवेश कर सकता है, और ऐसा करने पर कार्रवाई की जाए। विडंबना ये है कि शाहबेरी के लोगों को ये बात तब पता चली जब 427 इमारतें खड़ी हो चुकी थी, हजारों फ्लैट खरीदे जा चुके थे, करोड़ों अरबों रुपए के वारे न्यारे हो चुके थे। ये कहानी है देश की राजधानी दिल्ली से महज 20 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की। जब NCR के इस कोने में बड़े बिल्डरों ने बड़ी बड़ी इमारतें बनानी शुरू की, तो पास के ही शाहबेरी गांव में बिल्डर छोटे फ्लैट बनाकर कम कीमत के सपने बेचने लगे। लिहाजा बहुत सारे लोगों ने शाहबेरी में फ्लैट खरीद लिए, लेकिन 2018 में एक दिन अचानक ही सब कुछ बदल गया। 23 जुलाई 2018 को तेज बारिश में शाहबेरी की एक इमारत गिर गई। उस इमारत के मलबे में दबकर 9 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद जांच करने पर पता चला कि इस इलाके की सारी बिल्डिंग्स अवैध हैं, और उसके बाद अथॉरिटी ने यहाँ पर हर तरह के कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी लगा दी। उसी दिन से यहाँ के लोगों के नसीब पर भी ताला लग गया। अब ना तो लोग अपने फ्लैट छोड़ पा रहे हैं, ना रह पा रहे हैं। किसी एक बिल्डर की गलती की वजह से एक बिल्डिंग गिर गई, जिसके बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को शायद मौका मिल गया और यहाँ की चीज़ें बिल्कुल से ही बदल गई, मतलब कम्प्लीटली स्टॉप्ड हो गए। ऐसे लोअर मिडिल क्लास पर्सन, जब बैंक कह रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी सही हम लोन दे रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो रही है, तो एज अ कॉमन मैन मुझे कैसे पता चलेगा कि इस प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है या नहीं है। यानी ऐसा भी होता है, जब एक गांव आबाद हो जाता है, हजारों परिवार रहने लगते हैं, तब जाकर अथॉरिटी बताती है कि ये तो जमीन उसकी है। और ऐसा क्यों होता है, ये सभी जानते हैं। अथॉरिटी बिल्डिंग गिरने के बाद कहने लगी कि ये अथॉरिटी की जमीन है। क्या पहले अथॉरिटी की जमीन नहीं थी? लेकिन संभालने के साथ ये भी देखना चाहिए कि यहाँ के 25,000 परिवार कहाँ जाएंगे। क्या उनके लिए कोई अल्टरनेटिव सोच रखते हो आप लोग? अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी जब अथॉरिटी ये कहते हैं भैया जहाँ रोड बना दो, कि हमारे अंडर में नहीं है, हमारे अंडर में नहीं है। वो जो कहते भैया सुविधा दो, हमारे अंडर में, और बिल्डिंग बनाए, नहीं आप नहीं कर सकते, आप अथॉरिटी से परमिशन नहीं। यहाँ कई सवाल उठते हैं। सवाल ये है कि अगर ये जमीन नोएडा अथॉरिटी की थी, तो उसने 4 साल तक बिल्डर्स को इमारत बनाने से रोका क्यों नहीं? अगर ये जमीन नोएडा अथॉरिटी की थी, तो रजिस्ट्री ऑफिस में फ्लैट की रजिस्ट्री कैसे होती रही? और अगर यहाँ एक अवैध बस्ती बसाई जा रही थी, तो बैंकों से धड़ल्ले से लोन क्यों मिलता रहा? सवाल ये भी है कि क्या अगर शाहबेरी में हादसा ना हुआ होता, तो ये इमारतें बनती रहती? जब तक प्राधिकरण नींद से जागा, तब तक हजारों लोग लुट चुके थे। इतना ही नहीं, हादसे के बाद IIT से जब यहाँ बनी इमारतों की जांच कराई गई, तो पता चला कि बिल्डर ने इन्हें ऐसी इमारतें सौंपी हैं जो 10 साल के अंदर ही गिर जाएंगी।
अब लोगों के लिए ये पूरा इलाका धरती का नर्क बन चुका है। शाहबेरी में जब हादसा हुआ तब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण नींद से जागा और बिल्डर पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और इस बिल्डिंग को अवैध घोषित करते हुए तोड़ने की भी प्रक्रिया शुरू की गई। ये जो निशान आप देख रहे हैं, पिलर्स यहाँ पर बनाए गए थे, जिसको प्राधिकरण ने खाना पूर्ति करते हुए तोड़ दिया। हमने इस पूरे प्रकरण पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अफसर से भी पूछा। हमारा सवाल ये था कि अब आगे क्या होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उस वक्त कंप्लीट कर पाई अथॉरिटी, और इसकी वजह से नतीजा ये निकला कि लोगों ने पैसा लगाया और आज तोड़ने की स्थिति हो रही है उनको। यानी प्राधिकरण अपनी जमीन को लेकर 4 साल तक बेपरवाह बना रहा और 3 साल से जिम्मेदारी फिक्स कर रहा है, लेकिन टास्क ही इतना कठिन है कि 7 साल में भी नहीं पूरा हो पा रहा। इस केस में हमारी पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई। हम शाहबेरी की लूट में फंसे एक वकील हरप्रीत सिंह से मिले, जो यहाँ के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन्होंने बायस का पूरा पक्ष हमारे सामने रखा। माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश पारित किया था कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए, यानी कि कृषि भूमि जो है वो आवासीय नहीं बनेगी, ना ही ये बिकेगी, ना ही कुछ होगा। लेकिन उसी दौरान अथॉरिटी के देखते देखते यहाँ पे सबसे पहले किसान ने भूमि बेची बिल्डर को, जो कि कानून के मुताबिक वो बिल्डर की रजिस्ट्री जो अवैध है। इनका कर्तव्य था कि यहाँ कंस्ट्रक्शन ना होने दें, ये इनका दायित्व था, जो इन्होंने निभाया भी। लेकिन कब? अगस्त 2020 में, जब ये मामला काफ़ी उलझ गया। जगह जगह इन्होंने साइन बोर्ड लगाए। यही साइन बोर्ड अगर ये 2014 के आदेश के बाद लगा देते तो हम लोग इतने ठगे नहीं जाते। और आश्चर्य की बात यह है कि रजिस्ट्री आज भी हो रही है। शाहबेरी की जितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, डीएम के डिपार्टमेंट के नीचे ही सब रजिस्ट्रार आते हैं। कानून कहता है कि बायर शुड बी अवेयर। जैसे आलू भी खरीदते हैं तो जांच परख कर खरीदते हैं, वैसे ही मकान की भी स्थिति जांच परख कर खरीदे। लेकिन हमारी पड़ताल में पता चला कि फ्लैट खरीदते वक्त जमीन की रजिस्ट्री बिल्डर के नाम पर थी। फ्लैट खरीदते वक्त बैंकों ने लोन ऑफर किया, फ्लैट खरीदते ही सरकार ने उसकी रजिस्ट्री भी कर ली। ऐसे में संदेह की गुंजाइश कहां बचती है? सच तो यह है कि खामी अंदर ही थी, सिस्टम अंदर से सड़ा हुआ था, जिसका बिल्डर ने भरपूर फायदा उठाया, और अब बायर्स के लिए इस मर्ज का इलाज कराना नामुमकिन हो चुका है। कल आपको लूट घर में एक नई सीरीज दिखाएंगे। इस पूरी सीरीज को विस्तार से देखने के लिए आप tv9hindi.com पर जा सकते हैं। वहां आपको मिलेंगे सीरीज के सारे एपिसोड एक साथ। और अब आपकी कुछ और खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। भारत में बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने का रास्ता साफ। स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक की वैक्सीन को CDSCO ने दी मंजूरी। 12 साल से 18 साल के बच्चों को जल्द मिलेगी वैक्सीन। हवाई सफर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना काल में डोमेस्टिक फ्लाइट पर लगाई गई रोक हटाई गई। 18 अक्टूबर से पूरी क्षमता से एयरलाइन का शुरू होगा संचालन। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने दिया आश्वासन। देश में चल रहे कोयला संकट के कारण राज्य में कहीं नहीं होगा लोड शेडिंग। कहा कोल इंडिया नहीं कर पाई क्राइसिस मैनेजमेंट। सिरसा डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। राम रहीम को 18 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा। मामले में 4 लोग साबित हो चुके हैं दोषी। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए 4 किसानों के लिए अंतिम अरदास कार्यक्रम का आयोजन। तिकोनिया में आयोजित कार्यक्रम में राकेश टिकैत और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने की शिरकत। टिकैत बोले मंत्री के जेल न जाने तक चलता रहेगा आंदोलन। यूपी फतेह के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया चुनावी शंखनाद। कानपुर से समाजवादी विजय यात्रा का आगाज। नोटबंदी के समय कानपुर देहात में जन्मे खजांची नाथ ने पार्टी का झंडा दिखाकर किया रवाना। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। दुनिया में मलेरिया की पहली वैक्सीन को WHO ने मंजूरी दे दी है। मलेरिया की वैक्सीन RTS-SAS01 का इस्तेमाल 2019 में घाना और मालावी में पायलट प्रोग्राम के तौर पर शुरू किया गया था। इसके तहत 23 लाख बच्चों को वैक्सीन दी गई थी, जिसके नतीजे के आधार पर WHO ने वैक्सीन को मंजूरी दी है। अब WHO का फोकस दुनिया भर में मलेरिया वैक्सीन बनाने के लिए फंडिंग पर होगा, ताकि ये जरूरतमंद देशों तक पहुंच सके।
ऑनलाइन हायरिंग पोर्टल टीम लीज के लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक दिसंबर तिमाही में कंपनियां ज्यादा भर्तियां करने के बारे में सोच रही हैं। टीकाकरण और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने से हर सेक्टर, इंडस्ट्री, साइज की कंपनियों का उत्साह बढ़ा है। टीम लीज ने सर्वे में 21 सेक्टरों की 650 छोटी, मझोली और बड़ी कंपनियों को शामिल किया है। उनमें 41% दिसंबर तिमाही में भर्तियों की सोच रही है, जबकि सितंबर तिमाही में यह आंकड़ा 38% था। होम लोन की कम ब्याज दरों और आईटी और इससे जुड़े सर्विस सेक्टर में नौकरियां बढ़ने का पॉजिटिव असर घरों की बिक्री पर दिखने लगा है। घरों की खरीदारी में दोगुना उछाल आया है। इस साल जुलाई से सितंबर की तिमाही में देश के 7 प्रमुख शहरों दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में 62,800 घरों की बिक्री हुई है, जो प्री कोविड लेवल से भी ज्यादा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।